3, 2, 1, 0। केरल के एक चर्च में संडे मॉस चल रहा था। संडे मॉस यानी कि रविवार की प्रार्थना। आज का प्रेयर कुछ खास था। भारत के एक जाने माने वैज्ञानिक चर्च में मौजूद थे। वे यहाँ एक खास उद्देश्य के साथ आए थे। वे चर्च के फादर के साथ सारी गतिविधियां देख रहे थे। प्रेयर खत्म हुई, चर्च में शांति पसरी थी। अब फादर पीटर बर्नार्ड परेरा लोगों से मुखातिब होकर बोले, मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरे पास एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम आए हैं जो इस चर्च और इस स्थान को स्पेस साइंस में रिसर्च के लिए चाहते हैं। प्यारे बच्चों, विज्ञान उस सत्य की खोज करता है जो मानव जीवन को समृद्ध बनाता है। धर्म का उच्चतर स्तर आध्यात्मिकता है। मेरे जैसे आध्यात्मिक उपदेशक लोगों के मन में शांति लाने के लिए सर्वशक्तिमान की मदद चाहते हैं। फादर द्वारा सत्य, अहिंसा और प्रेम से इतर विज्ञान की बातें सुन लोग हैरान थे। बात दिलचस्प होती जा रही थी। फादर ने आगे कहा, विक्रम जो कर रहे हैं और मैं जो कर रहा हूं वो एक ही है। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों ही मन और शरीर की समृद्धि के लिए सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद चाहते हैं। इस महान वैज्ञानिक का पूरा परिचय देते हुए फादर ने कहा, विक्रम साराभाई वादा करते हैं कि 6 महीने के भीतर हमारा निवास और चर्च नए सिरे से बनाकर हमें सौंप दिया जाएगा। बच्चों, क्या हम उन्हें परमपिता का निवास, मेरा निवास और आपका निवास एक वैज्ञानिक मिशन के लिए दे सकते हैं? कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा, जिसके बाद मंडली की ओर से जोरदार आमीन की आवाज थी, जिससे पूरा चर्च गूंज उठा। बिशप के घर को जल्द ही एक दफ्तर में बदल दिया गया। चर्च वर्कशॉप बन गया और मवेशियों के बाड़े, गोदाम और प्रयोगशालाओं के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। कम फंडिंग, किफायत और सीमित सुविधाओं से जरा भी विचलित हुए बिना मुट्ठी भर उत्साही युवा भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना पहला रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज जिस संस्थान पर हर एक भारतीय को गर्व है, उस इसरो की कहानी इसी तरह शुरू होती है। लेकिन तब इसरो वजूद में नहीं था। थुम्बा में जो सेंटर बना उसका नाम था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। आप कह सकते हैं कि इसरो का पहला दफ्तर केरल के थुम्बा में एक चर्च से शुरू हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील राउत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एसआर शो। इसरो एक ऐसा नाम है जो किफायत में चलता है, लेकिन काम में नासा को टक्कर देता है। इसके स्थापना की कहानी ही बताती है कि इसने हमेशा कम खर्चे में बेस्ट रिजल्ट दिया है। ये बात 1962 की है। 1960 के दशक में जब भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया, तब संसाधन बेहद कम थे। इसरो की कहानी शुरू होती है 1940 के दशक से, जब गुजरात के अहमदाबाद में एक युवा वैज्ञानिक विक्रम अंबालाल साराभाई ने स्पेस साइंस की नींव रखी। 1962 में जब रूस ने स्पुतनिक लॉन्च करके विज्ञान जगत को विस्मित कर दिया, तो नए नए स्वतंत्र हुए भारत के मन में भी अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने की महत्वाकांक्षाएं बुलबुलाने लगी। In my opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. प्रधानमंत्री नेहरू जी की प्रेरणा से 1962 में ही इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन हुआ। यह भारत की पहली अंतरिक्ष समिति थी। यह संस्थान डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन था और डॉक्टर साराभाई इसके पहले चेयरमैन बने। जब काम शुरू हुआ तो भारत का पहला उद्देश्य था रॉकेट की लॉन्चिंग।
इसी उद्देश्य के लिए थुम्बा में वो जमीन खोजी जा रही थी जिसकी चर्चा हमने ऊपर की। लेकिन सवाल है, थुम्बा ही क्यों? इसका उत्तर है थुम्बा की भौगोलिक स्थिति। थुम्बा भूमध्य रेखा के निकट है और रॉकेट लॉन्चिंग के लिए आदर्श स्थान। इसी स्थान से 21 नवंबर 1963 को भारत से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ। नाम था नाइकी अपाचे, जो अमेरिका से आयात किया गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की पहली सफल लॉन्चिंग मानी जाती है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का काम चलता रहा और आखिरकार 15 अगस्त 1969 को इनकॉस पर अपग्रेड कर इसरो की स्थापना की गई। दुनिया चकित रह जाती है, इसरो इतने कम खर्चे में अपने मिशन कैसे पूरा करता है। भारत के मंगल मिशन की तुलना हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से की जाती है। मंगल मिशन पर $74 मिलियन खर्च हुआ और ग्रेविटी बनाने में लगे $100 मिलियन। इस प्रश्न का पहला उत्तर तो इसरो के बनने की कहानी में छिपा है। कैसे अपने समय के चोटी के वैज्ञानिक एक साधारण से चर्च में काम करने को तैयार हो गए। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था, हमने उस चर्च को अपना डिजाइन सेंटर बनाया, रॉकेट असेंबली शुरू की, एफआरपी प्रोडक्ट के लिए फिलामेंट वाइंडिंग मशीन का डिजाइन तैयार किया और बिशप का घर हमारा डिजाइन सेंटर था। बाद में थुम्बा के इसी केंद्र की वजह से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और पूरे देश में कई स्पेस सेंटर स्थापित हुए। थुम्बा में बनियान पहने साइंटिस्ट आर वमुदन और उनके साथ डॉक्टर कलाम को रॉकेट के स्ट्रक्चर के साथ काम करते देखकर लगता ही नहीं है कि किसी वर्ल्ड क्लास साइंस लैब की आधारशिला तैयार कर रहे हैं। फिर साइकिल पर रॉकेट नोज ले जाते वैज्ञानिकों की तस्वीर आपने देखी। इसरो के वैज्ञानिक आर अरवमुदन ने एक कार्यक्रम में कहा था कि नाइकी अपाचे को लॉन्च करने के लिए नासा से आए वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने नाइकी अपाचे रॉकेट को लॉन्च करने के लिए सामान ढोने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया था और औजारों के तौर पर अपनी जेब में रखी छोटी छोटी छुरियों का इस्तेमाल किया था। 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो ये इसरो का वर्क कल्चर है, ये इसरो के वैज्ञानिकों का त्याग है, डेडिकेशन है, ये फ्रूगल इंजीनियरिंग यानी कि किफायती नवाचार का कमाल है, जिसकी वजह से इसरो कम पैसे में बेस्ट हासिल करता है। आइए कुछ और उदाहरणों से आपको समझाते हैं। इसरो के अभियानों को सफल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने नाकामयाबी से बार-बार सीखा। But the past few months have been tough for them. They've faced setbacks. The latest one came yesterday when a rocket launch failed. It was to put 16 satellites into space. All of them were lost. Today, we attempted PSLV C62 EOS N1 mission. The PSLV is a 4-stage vehicle and the first stage is solid motor with 2 strap-ons. मशीनों का अध्ययन किया, पुराने पुर्जे को बार बार समझा और नया लेने के बजाय उसी में बदलाव किया। वैज्ञानिक आर अरवमुदम ने इसरो के एक कार्यक्रम में एक घटना बताई। पहली नाइकी अपाचे रॉकेट को लॉन्च करने के बाद एक सीरीज शुरू की गई। तब तक खर्च बचाने के लिए इग्निटर्स स्थानीय स्तर पर बनाए जाने लगे थे। पहला लॉन्च तो ठीक ठाक रहा, लेकिन पेलोड रिलीज नहीं हुआ। एक असफलता से हार न मानने का पक्का इरादा करते हुए अगले लॉन्च के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन अफसोस वो भी असफल रहा। तब वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इग्नाइटर की सावधानी पूर्वक जांच करने का विचार किया। वैज्ञानिक काफी निराश हुए जब उन्होंने पाया कि इग्नाइटर जो है वो निर्वात यानी कि वैक्यूम में काम नहीं करता था, जबकि सामान्य दबाव में वो बिल्कुल ठीक काम करता था। इसके बाद इग्नाइटर के डिजाइन में बदलाव किया गया और उसके बाद वो ठीक से काम करने लगा। अब लॉन्च सफल होने लगे। कहने का मतलब साफ है, कोशिश और बार बार कोशिश के बाद कामयाबी हासिल करना बहुत आसान हो जाता है।
इसरो के सस्ते प्रोजेक्ट की एक और वजह यह है फ्रूगल इंजीनियरिंग। फ्रूगल इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसमें कम संसाधनों यानी कि कम बजट, कम सामग्री, कम समय के साथ उच्च गुणवत्ता और ऑब्जेक्टिव रिजल्ट हासिल किए जाते हैं। यानी कि कम से ज्यादा करना या ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कम लागत में पैदा करना। इसी का उल्टा है ओवर इंजीनियरिंग, जहां महंगे जटिल सिस्टम बनाए जाते हैं। इसरो के हालिया चंद्रयान 3 मिशन की लागत लगभग $75 मिलियन रही, जो इंटरस्टेलर और आदि पुरुष जैसी फिल्मों से भी काफी कम है। नासा के मैवन ऑर्बिटर की लागत $582 मिलियन थी और रूस के लूना 25 की लागत 12.6 अरब रूबल यानी कि $133 मिलियन। ये यान चंद्रयान 3 की लैंडिंग से 2 दिन पहले ही चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया था, जबकि चंद्रयान की लागत $100 मिलियन थी। इसरो का मौजूदा सालाना बजट लगभग $1.6 बिलियन है। दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले ये काफी कम है। अगर हम नासा के बजट की बात करें तो वो $25 बिलियन से ज्यादा है और चीन की CNSA को $18 बिलियन से ज्यादा मिलते हैं। तो ये कम खर्च में ज्यादा हासिल करने की कला है क्या? ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो शिशिर कुमार दास, जो कि रिटायर्ड नौकरशाह है, उन्होंने वर्षों तक इसरो के खर्चों का हिसाब किताब रखा है। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा था, इसरो के मिशन इतने सस्ते होने की एक मुख्य वजह यह है कि इसकी सारी टेक्नोलॉजी स्वदेशी है और मशीनें भारत में ही बनाई जाती हैं। वे आगे कहते हैं कि 1974 में जब दिल्ली ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और पश्चिमी देशों ने भारत को टेक्नोलॉजी देने पर रोक लगा दी, तो ये पाबंदियां स्पेस प्रोग्राम के लिए छिपे हुए वरदान जैसी साबित हुई। Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. हमारे वैज्ञानिकों ने इसे अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए एक प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्हें जिन भी उपकरणों की जरूरत थी वे सभी देश में ही बनाए गए और यहाँ वैज्ञानिकों की सैलरी और लेबर की लागत अमेरिका या यूरोप के मुकाबले काफी कम थी। उदाहरण के लिए अमेरिका को ही ले लीजिए, वे अभी रूस से सोवियत जमाने के रॉकेट इंजनों के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुका रहे हैं, जो शीत युद्ध के समय से ही रूस के किसी गोदाम में पड़े हुए। दक्षिण कोरिया अपने ज्यादातर हार्डवेयर के लिए जापान को पैसे देता है। इसके बाद बिचौलिए हैं जो पूरी वैल्यू चेन के हर एक कदम पर लागत के ऊपर अपनी अपनी फीस जोड़ते जाते हैं। इसरो इस तरह की सिरदर्दी नहीं मोल लेता। वे अपना मुख्य हार्डवेयर भारतीय ठेकेदारों से स्थानीय स्तर पर ही बनवाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है, साथ ही परिवहन की लागत भी काफी कम हो जाती है। इसरो की ये फिलॉसफी पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल से भी मिलती जुलती है। विज्ञान लेखक पल्लव बागला कहते हैं कि नासा के विपरीत भारत इंजीनियरिंग मॉडल नहीं बनाता, यानी कि सिर्फ टेस्टिंग के लिए मॉडल नहीं बनाता है। हम सिर्फ एक ही मॉडल बनाते हैं और उसे सीधे उड़ान भरने के लिए तैयार किया जाता है। ये जोखिम भरा है, इसके क्रैश होने की भी संभावना रहती है, लेकिन हम यही जोखिम उठाते हैं और हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम, वैज्ञानिकों का ये हौसला, रिस्क लेने की उनकी क्षमता हमारा खर्चा काफी कम कर देता है। इसरो का खर्च कम होने की एक और वजह पुराने हार्डवेयर का इस्तेमाल भी है। माइलस्वामी अन्नादुरई भारत के पहले और दूसरे चंद्र मिशन तथा मंगल मिशन के प्रमुख थे। BBC से बात करते हुए वे कहते हैं, मंगलयान की लागत इतनी कम इसलिए आई क्योंकि हमने ज्यादातर वही हार्डवेयर इस्तेमाल किया जिसे हमने चंद्रयान 2 के लिए पहले ही डिजाइन कर लिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चंद्रमा का दूसरा मिशन टल गया था। अन्य दूसरी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले इसरो में लोग कम हैं, उनकी सैलरी कम, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो है देश के लिए काम करने का जुनून। अन्नादुरई कहते हैं कि उन्होंने 10 से ज्यादा लोगों की छोटी समर्पित टीमों का नेतृत्व किया और लोग अक्सर बिना किसी ओवरटाइम पेमेंट के ज्यादा समय तक काम करते थे क्योंकि अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी थे। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स के लिए सीमित बजट होने के कारण कभी कभी उन्हें फिर से नए सिरे से सोचना पड़ता था, जिससे उन्हें लीक से हटकर सोचने का मौका मिला और नए नए इनोवेशन
चंद्रयान 1 की कहानी बताते हुए उन्होंने कहा, चंद्रयान 1 के लिए $89 मिलियन का बजट तय किया गया था और शुरुआती डिजाइन के हिसाब से ये ठीक भी था, लेकिन बाद में ये तय किया गया कि स्पेसक्राफ्ट अपने साथ एक मून इंपैक्ट प्रोब भी ले जाएगा, जिसका मतलब था कि उसका वजन 35 किलोग्राम और बढ़ जाएगा। अब वैज्ञानिकों के पास दो ही विकल्प थे, मिशन को ले जाने के लिए ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल करना, पर इसमें ज्यादा खर्च आता, या फिर वजन कम करने के लिए कुछ हार्डवेयर हटाए जाते। अन्नादुरई ने दूसरा विकल्प चुना। थ्रस्टर की संख्या 16 से घटाकर 8 कर दी गई और प्रेशर टैंक और बैटरियों की संख्या 2 से घटाकर 1-1 कर दी गई। इसमें रिस्क ज्यादा था, चुनौती थी, लेकिन रोमांच भी था। इस टीम ने इसे कर दिखाया। इसरो ने शुरुआती दशकों में खर्चा बचाने के लिए दुनिया की स्पेस एजेंसियों से कबाड़ खरीदा और उससे अपना लैब बनाया। यूरोपियन लॉन्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अपना एक प्रोग्राम बंद करने का फैसला किया था। यह प्रोग्राम एक पूरी तरह से यूरोपीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने का था, जिसे ऑस्ट्रेलिया के वुमेरा रेंज से किए गए कई टेस्ट लॉन्च की नाकामी के बाद बंद किया गया था। यह 60 के दशक के आखिर की बात है। यह एकदम नए सैटेलाइट टेलीमेट्री और ट्रैकिंग स्टेशनों को कबाड़ में बेच रहे थे, जिनकी नीलामी कबाड़ के तौर पर हो रही है। विक्रम साराभाई को लगा कि भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने खुद के प्रोग्राम के लिए सिस्टम को कम कीमत पर हासिल कर ले। इसरो के वैज्ञानिक आरव मुदन ने एक प्रोग्राम में कहा था, हमें साराभाई का फोन आया कि हम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के एक दूर दराज के स्टेशन गोव जाए, जहां ये नीलामी हो रही थी, और उस सिस्टम के लिए बोली लगाए। चूंकि इस नीलामी का भुगतान विदेशी मुद्रा में होना था, तब के सरकारी दौर में बड़ी मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले वैज्ञानिकों को फॉरेन करेंसी मिली। आरबीआई के अधिकारी तो पहले इन वैज्ञानिकों को भाव ही नहीं दे रहे थे, लेकिन सीधे दिल्ली से दखल के बाद इन्हें विदेशी मुद्रा मिली। जब वैज्ञानिकों की टीम ऑस्ट्रेलिया के गो पहुंची तो खबर सुनकर उनका दिल टूट गया। वहां एक रैक और एंटीना के सारे ढांचे खोलकर एक जगह ढेर कर दिए गए थे। उन्होंने ये तय कर लिया था कि इतने खास उपकरणों को सेकंड हैंड खरीदने में किसी की दिलचस्पी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कबाड़ बेचने वाले को बेचने का फैसला कर लिया था। आरव मुदन कहते हैं, हम ये देखकर पूरी तरह टूट गए थे कि हमारी इतनी जबरदस्त मेहनत बेकार चली गई। तभी उम्मीद की एक किरण नजर आई। ELDO के अधिकारी ने हमसे कहा कि हम चिंता न करें, उनके पास ठीक वैसा ही एक और स्टेशन पूरी तरह से सही सलामत मौजूद था, जिसे वे एक तय कीमत पर हमें देने को तैयार थे। फिर हमें उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण में स्थित एडिलेड शहर ले जाया गया, जहां आखिरकार हम एक पूरा ग्राउंड स्टेशन खरीदने में कामयाब रहे, वो भी उसकी असली कीमत के महज 10% दाम पर, और हमने उसे मद्रास भेजने का इंतजाम भी कर लिया। बाद में वो स्टेशन यहां पहुंचा और देश के पहले सैटेलाइट टेलीमेट्री ग्राउंड स्टेशन के तौर पर स्थापित किया गया। ये कहानियां हमने आपको इसलिए बताई ताकि देश को पता चल सके कि इसरो को खड़ा करने के पीछे वर्षों की तपस्या और समर्पण की अटूट कहानियां हैं। ऐसे अनूठे प्रयोगों की वजह से ही इसरो कम खर्चे में सर्वोत्तम रिजल्ट देता है। दरअसल फ्रूगल इंजीनियरिंग इसरो की डीएनए में यह संसाधन की कमी को कमजोरी नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी का अवसर बनाती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई से शुरू हुई ये संस्कृति आज भी जारी है, जो कहती है सिर्फ जरूरी चीजें बनाओ, सिद्ध तकनीक दोहराओ, सरल रखो और राष्ट्र के लिए समर्पित रहो। तो इसरो की ये यात्रा आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इसरो की इस तपस्या को इस देश का जन जन जान सके और इस प्रेरणादायक कहानियों से वो कुछ सीख कर अपने जीवन में कुछ हासिल कर सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल द SR शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।